नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल पावर सेंटर में। मैं हूं आपके साथ शीरीन और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, वायनाड से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका गांधी ने आज वायनाड से प्रचार शुरू कर दिया है। वायनाड में प्रियंका गांधी का पहला चुनावी इंटरव्यू एबीपी न्यूज के पास है। देखिए प्रियंका का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। चलिए, वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी जो उम्मीदवार है कांग्रेस की, उन्होंने नामांकन के बाद प्रचार शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो समीकरण है मैम, बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ पर ये लड़ाई आपके लिए। आपका क्या लक्ष्य है, कितनी बड़ी जीत आप एक्सपेक्ट कर रही हैं और वायनाड के लिए आपकी क्या सपना? मेरा लक्ष्य ये है कि अगर मुझे चांस दिया जाएगा, अगर वायनाड की जनता मुझे अपना प्रतिनिधि बनाएंगे अगर, तो मैं दिन रात एक करके उनके लिए काम करूंगी, सेवा करूंगी और पूरी तरह से उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझूंगी और उनका समाधान ढूंढूंगी और जहां जहां हो सके उनकी आवाज़ उठाऊंगी। हमने देखा कि आपके नामांकन के मौके पर खरगे जी के तथाकथित अपमान का मुद्दा उठाया। आप थे कमरे के अंदर थे, आपने देखा, तो क्यों फिजूल की बातें कर रहे हैं? आपने देखा कि कोई अपमान नहीं हुआ? आपने देखा कि मैंने डीएम साहब से पूछा कि खरगे जी आए हैं? बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उस पे आप क्या कहेंगी उन्हें? मतलब ये बस ये अजीब सी राजनीति है और इस दौर से जब देश गुजर रहा है, जबकि महंगाई इतनी है, बेरोज़गारी इतनी है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा है उनकी समस्याओं का, तो इस समय इस तरह की जो राजनीति है वो एकदम अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि ये लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि जनता क्या चाह रही है। जनता को ये बातें नहीं सुननी है। आपका नामांकन स्वीकार हो गया है, लेकिन हमने देखा बीजेपी ने आपकी संपत्ति आदि को लेकर, एफिडेविट को लेकर के भी सवाल उठाए कि वो तो स्वाभाविक है कि करेंगे, स्वाभाविक है कि करेंगे, लेकिन स्वीकार हो गया है तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम था या कोई समस्या थी तो स्वीकार नहीं होता। प्रियंका जी, एक साफ बात है। देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, डिस्ट्रैक्शंस हैं। भैया बहुत बार कहते हैं और मैं भी कह रही हूँ कि ये जनता का ध्यान इधर उधर करने के लिए है। असली जो मुद्दे हैं उन पे कभी जवाब नहीं देंगे, ये उन पे कभी चर्चा नहीं होगी। इनकी जो पूरी मशीनरी है सोशल मीडिया की, ये असली मुद्दों की बात क्यों नहीं करती? राहुल जी ने कोई स्पेशल निर्देश वायनाड के लिए आपको दिया है? हाँ, दिया है। बोला है कि यहाँ की जनता बहुत प्यार करती है मुझसे और ये एक रिश्ता है, तुम्हें निभाना है ये रिश्ता और मतलब पूरा दिल लगा के काम कर। ये क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि गांधी परिवार ने अमेठी रायबरेली जैसा वायनाड को बना दिया है। क्या मतलब? भाई के बाद बहन उम्मीदवार हो गई है, परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। तो अमेठी में तो किशोरी लाल जी लड़े हैं, तो उसका क्या जवाब है? वायनाड के लिए कहा जा रहा है कि राहुल जी के बाद आपको उम्मीदवार बनाया गया, ये परिवारवाद है, ये आलोचना में आपके कहा जा रहा है। अच्छा, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मतलब देखिए, ये लोग तो कहते रहते हैं, अगर हमारे देश में एक लोकतंत्र है, चुनाव लड़ रही हूँ, मुझे बिठाया थोड़ी जा रहे हैं यहाँ। चुनाव हार जाऊंगी तो हार जाऊंगी, जीतूंगी तो प्रतिनिधि बनूंगी यहाँ की, तो इसमें परिवारवाद की क्या बात है? मैं तो चुनाव लड़के आ रही हूँ ना, अगर जीतूंगी तो जीत के आऊंगी। लोगों से कह रही हैं कि आप मेरे परिवार जैसी हैं, आप मेरी कहानी सुना रही हैं। हाँ। तो आपको भरोसा है कि लोग आपको अपना परिवार मानेंगे? मतलब मान रहे हैं, मुझे एहसास हो रहा है इसका, और क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है तो मैं उसका आदर करती हूँ। कोई मुझे प्यार दे रहा है, कोई आके अपने घर के बाहर खड़ा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है 2-4 घंटों के लिए, मुझे गले लगा रहा है अपनी बेटी की तरह, तो एक एहसास होता है, एक समझ होती है, एक इंसान का आदर होता है, जनता का आदर होता है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये चीज़ जो है ना, इसका जो आदर नहीं करता है, मैं समझ नहीं सकती कि किस तरह का इंसान हो सकता है। इस बाई इलेक्शन के साथ साथ मैम 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में, क्या उम्मीदें हैं? आप प्रचार के लिए जाएंगी और हरियाणा में जो सबक मिला है कांग्रेस को, एक जीती हुई बाजी हार गई पार्टी, ये आप सबक कहें इसको या कुछ और कहें, ये तो बाद समय ही बताएगा कि क्या था। महाराष्ट्र और झारखंड, लेकिन उम्मीद तो बहुत अच्छी है और उम्मीद यही है कि जीतेंगे चुनाव दोनों जगह। और एक आखिरी बात, आज की मैम सबसे बड़ी खबर है कि 2025 से सरकार जनगणना शुरू करने जा रही है। कांग्रेस लगातार, राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। भैया मांग रहे, भैया की मांग रही है तो सरकार कर रही है, तो अच्छा है कि भैया की मांग। जनगणना शुरू हो रही है, लेकिन जाति जनगणना को लेकर क्लैरिटी नहीं है। आप क्या मांग करेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल मेरी मांग वही है जो राहुल जी की है। ठीक है, शुक्रिया प्रियंका जी हमें समय देने के लिए। तो वायनाड में प्रियंका गांधी ने अपना चुनाव प्रचार
शुरू कर दिया है। और तो एबीपी न्यूज पर प्रियंका गांधी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि वायनाड के लोगों की सेवा करना चाहती हूं, जनता ने मौका दिया तो उनकी आवाज बनने का काम करूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें उन्होंने जो बड़ा मुद्दा बताया, महंगाई को बताया, बेरोजगारी को बताया और साथ ही बीजेपी के आरोपों पर भी उन्होंने कहा कि वो सिर्फ झूठ की राजनीति कर रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पावर सेंटर के आज न्यूज मेकर हैं एकनाथ शिंदे। कैसे एक ऑटो ड्राइवर से सीएम की कुर्सी तक का सफर उन्होंने तय किया और कैसे तमाम दबावों के बावजूद भी अपनी शर्तों पर सियासत उन्होंने की है, हम ये जानेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। ये नामांकन इसीलिए खास है क्योंकि पहली बार वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो पार्टी जिसके सबसे बड़े नेता वो खुद हैं। अब तक ठाकरे परिवार के सहारे सियासत करने वाले शिंदे अब खुद ही सरकार हैं और इसीलिए आरती उतारी गई, तिलक लगाया गया और फिर भगवान का आशीर्वाद लेकर सीएम एकनाथ शिंदे नामांकन के लिए निकल गए। ठाणे की सड़कों पर भव्य रोड शो निकला। हजारों की संख्या में समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ शामिल हुए। बड़े बड़े नेता भी नामांकन के इस जुलूस का गवाह बने। रोड शो में एबीपी न्यूज से बात करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र का सियासी मैच महायुति ही जीतेगी। 20 तारीख को भरपूर ये हमारे मतदाता वोट करेंगे और 23 तारीख को ये सरकार महायुति पूरी तरह मेजॉरिटी से जीतेगी। ठाणे की कोपरी 5 पखाड़ी सीट से सीएम एकनाथ शिंदे ने नामांकन किया है। अभी इस सीट से वो विधायक भी हैं। ठाणे का इलाका शिंदे का गढ़ माना जाता है। एकनाथ शिंदे पहले ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे। वहां से उन्होंने सीएम की कुर्सी तक का सफर तय किया है। राजनीति में लाने वाले उनके गुरु आनंद दिघे थे। नामांकन के मौके पर आनंद आश्रम जाकर गुरु का आशीर्वाद लेना भी वो नहीं भूले। देखिए, जिस कोपड़ी 5 पखाड़ी सीट से सीएम शिंदे ने नामांकन दाखिल किया है, वहां 2019 का समीकरण क्या रहा था वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। कोपड़ी 5 पखाड़ी सीट से 2019 के नतीजे आपके सामने हैं। यहां शिंदे को 2019 के चुनावों में 1,13,497 वोट मिले थे। इनके खिलाफ चुनाव लड़े कांग्रेस के उम्मीदवार को महज 24,197 वोट ही मिले थे और यहां 79,300 वोटों से चुनाव जीतकर शिंदे विधायक बने थे। एकनाथ शिंदे के गुरु थे आनंद दिघे, वही इनको राजनीति में लेकर आए। राजनीति में आने से पहले शिंदे ऑटो चलाया करते थे। तब आनंद दिघे ठाणे में शिवसेना के बड़े नेता हुआ करते थे। उन्हीं की मदद से एकनाथ शिंदे 1997 में पहली बार ठाणे नगर निगम के काउंसलर चुने गए। तो शिंदे का सियासी ग्राफ आप समझिए। 1997 में पहली बार ठाणे से काउंसलर चुने गए थे। फिर 2004 से लगातार वो कोपड़ी 5 पखाड़ी सीट से विधायक हैं। 2004 से लगातार पहली बार बने थे और उसके बाद से लगातार वो वहां से इस सीट से चुनाव जीत भी रहे हैं। फिर इसके बाद 2005 में इन्हें शिंदे शिवसेना के ठाणे जिले का शिवसेना प्रमुख बनाया गया था। 2005 में ठाणे जिला शिवसेना प्रमुख बने थे। 2014 से 2020 में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने थे एकनाथ शिंदे। सियासी सफर इनका। फिर 2022 की भी अगर बात करें तो 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। एकनाथ शिंदे जब सीएम बने तब उन पर उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से निशाने साधे गए, लेकिन शिंदे टिके रहे और उन्होंने पूरे 2.5 साल अपनी शर्तों पर सियासत की। सत्ता से साझेदार बीजेपी भले ही बड़ी पार्टी है, लेकिन शिंदे ने अपना कद कभी भी छोटा नहीं होने दिया। देखिए, जिन केदार दिघे के साथ एकनाथ शिंदे का मुकाबला है वो उनके गुरु भाई हैं। माना यह जा रहा है कि उद्धव ने केदार दिघे को उतारकर शिंदे को घर में ही घेरने की कोशिश की है। एकनाथ शिंदे का मुकाबला कोपड़ी 5 पखाड़ी सीट पर जिन केदार दिघे से है वो उनके गुरु भाई हैं। गुरु भाई इसलिए क्योंकि शिंदे आनंद दिघे को अपना गुरु मानते हैं। आनंद दिघे ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार केदार दिघे उन्हीं आनंद दिघे के भतीजे हैं। केदार ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। केदार दिघे अभी ठाणे में उद्धव की शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं। शिंदे को घर में घेरने के लिए ही उद्धव ने इन पर दांव लगाया है। केदार दिघे भी इलाके में लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और युवा वोटर्स में उनकी अच्छी पैठ है। नामांकन से पहले आज उन्होंने चाचा आनंद दिघे की समाधि पर जाकर नमन किया और आशीर्वाद लिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर, संभाजीनगर मध्य से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के उम्मीदवार ने नाम वापस लेने का फैसला किया है। बताया जा रहा है किशन चंद तनवानी पीछे हट गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को समर्थन देने का ऐलान उन्होंने किया है। तो संभाजीनगर मध्य से उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के उम्मीदवार
ने नाम वापस लेने का बड़ा फैसला किया है। आपको झारखंड लिए चलते हैं और हेमंत सोरेन की भाभी यानी सीता सोरेन को लेकर जो विवादित टिप्पणी की गई है वो मामला काफी वायरल हो रहा है। यहां तक कि सीता सोरेन के आंसू भी इस वक्त काफी वायरल है। न तो सीता सोरेन की आंखों से आंसू रुकने का नाम ले रहे हैं और न ही झारखंड की सियासत, लेकिन 72 घंटे बाद भी आपत्तिजनक टिप्पणी पर अगर कोई जुबान खामोश है तो वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। हेमंत सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने कुछ ऐसी बातें कही जिन पर माहौल गर्म है। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो सातिर से जी जाता है उसको हाईजैक कर लेती है। इरफान अंसारी ने किसी का नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन इशारों में जिसके लिए ये विवादित शब्द इस्तेमाल किए वो सब समझ गए। एक झारखंड सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, डिमांड करूंगा कि इरफान अंसारी को मंत्रिसभा से बर्खास्त किया जाए। इरफान अंसारी कांग्रेस के नेता हैं, इसीलिए सवाल कांग्रेस के पास भी पहुंचा। पार्टी के भीतर का आदमी हो, पार्टी के बाहर का आदमी हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, हम पूरी तरह से इसकी निंदा, इसका विरोध और इस पे कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। एक महिला को लेकर कहे गए विवादित शब्दों की हर कोई भर्त्सना कर रहा है, सिवाय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। हेमंत सोरेन का जवाब भले न आया हो, लेकिन इरफान अंसारी की सफाई आ चुकी है। वीडियो क्रॉपिंग क्या हुआ वीडियो है, हमने आपको कुछ नहीं कहा है। मैंने तो पूर्व प्रत्याशी को कहा ये बात है। आप कहां से बीच में घुस रही हैं? क्यों घुस रही है बीच में? जनता माफ नहीं करी, भगवान देख रहा है, मां चंचला देख रही है आपको। मीडिया के कैमरे पर आकर फूट फूट कर रोने वाली सीता सोरेन हेमंत सोरेन की भाभी है। ये बात अलग है कि अब वो बीजेपी में है। झारखंड की धनबाद सीट से बीजेपी के सीएम चेहरे यानी कि बाबूलाल मरांडी सियासी चक्रव्यूह में फंसते दिखाई दे रहे हैं। भूमिहार जाति के एक समाज सेवी ने मरांडी के खिलाफ नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। समर्थकों की भीड़ के बीच गले में गेंदे की फूलों की माला पहने निरंजन राय नामांकन के लिए निकले हैं। समर्थक नारा लगा रहे हैं और भीड़ उत्साहित है। निरंजन राय ने धनबाद सीट से निर्दलीय नामांकन करके बीजेपी को झारखंड में परेशान कर दिया है। निरंजन राय को हम लोग खड़ा कर रहे हैं। शनिवार की ये तस्वीर है जब निरंजन राय को मनाने उनके घर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे थे। बंद कमरे में निरंजन और निशिकांत की बात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। निरंजन चुनाव लड़ने की बात पर अड़े रहे, निशिकांत को बैरंग लौटना पड़ा। तो आप लोग समझिए रहे किस लिए आए, लेकिन हम नहीं माने। धनबाद सीट से बीजेपी के बाबूलाल मरांडी उम्मीदवार हैं, जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। इस सीट पर भूमिहार वोटर अच्छी खासी संख्या में है और निरंजन राय भी भूमिहार समाज से आते हैं। बिहार में आज एनडीए की मीटिंग हुई। 2025 का प्लान बना, लेकिन खास बात ये रही कि ना तो चिराग पासवान शामिल हुए और ना ही पशुपति पारस। तस्वीर पटना में सीएम आवास की है, जहां बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले एनडीए की मीटिंग हुई। मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिख रहे हैं। उनके बगल में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम हैं। उसके बाद एक कुर्सी खाली है, जिस पर कुछ देर बाद जीतन राम मांझी के बेटे और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन आकर बैठते हैं। उसके ठीक बगल में उपेंद्र कुशवाहा हैं। लेकिन इस मीटिंग से एनडीए के 2 बड़े चेहरे गायब रहे। पहले पशुपति कुमार पारस, जिन्हें इस मीटिंग के लिए न्योता ही नहीं मिला, और दूसरे चिराग पासवान, जिनकी इस बैठक में न पहुंचने की वजह साफ नहीं। बैठक में एनडीए ने 2025 के चुनाव का एजेंडा तय किया। प्रचार के दौरान एनडीए के नेता 2005 से पहले के बिहार और 2005 के बाद के बिहार का अंतर लोगों को समझाएंगे। मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए नीतीश हैं तो सुरक्षित हैं का नारा गढ़ा गया। सभी दल के सर्वोच्च नेता ने यह आश्वासन दिया
कि हम लोग प्रदेश से लेके बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं का समन्वय बनाएंगे। नए मतदाता हैं, उनको बताना है कि 2005 के पहले बिहार का क्या हालात था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में 2020 सीट से ऊपर जीतने का संकल्प लिया गया। सभी नेताओं ने इस बात को दोहराया कि हमें एक मुस्त रहना है, एकजुट रहना है। बैठक में नीतीश कुमार ने जो कहा वो चर्चा में है। नीतीश ने कहा कि 2 बार आरजेडी के साथ जाकर गलती की, वैसी गलती अब नहीं दोहराएंगे। नीतीश कुमार ने जेडीयू के 2 नेताओं की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा कि इन्हीं लोगों के चलते 2 बार आरजेडी के साथ गया था। इस बैठक में चिराग पासवान भले मौजूद नहीं थे, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद उनकी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि मीटिंग में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बात हुई। और राजस्थान में अब गौ माता को आवारा कहना भारी पड़ सकता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर हो या हाईटेक शहर उदयपुर, कहीं भी आपको सड़कों पर गाय दिख जाएगी। लेकिन अब इन गायों के बारे में बोलने से पहले आपको 1000 बार सोचना होगा, क्योंकि अक्सर लोग इन गायों के लिए आवारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कोई भी इन गायों को आवारा नहीं कह पाएगा। दरअसल राजस्थान की भजन लाल सरकार के गोपालन विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सड़कों पर घूमने वाली गायों को बेसहारा कहना होगा। राजस्थान सरकार के गौपालन विभाग का मानना है कि गायों के लिए आवारा शब्द का इस्तेमाल अनुचित और अपमानजनक है। ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत है। दरअसल सड़कों पर घूमने वाली गायों का मुद्दा लगातार गहरा रहा था, लेकिन जब इस विवाद को खत्म करने के लिए राजस्थान के बीजेपी विधायकों ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग की, तो सरकार ने आवारा कहने पर रोक लगा दी। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या गायों को बेसहारा कहने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि आए दिन लोगों को इन गायों की वजह से परेशानी होती है। कई बार तो बात एक्सीडेंट पर भी आ जाती है। हरियाणा की कांस्टेबल से राजस्थान की बस में किराया मांगने का विवाद इतना बढ़ गया है कि अब चालान काटे जाने लगे। राजस्थान रोडवेज की बस में हरियाणा की एक महिला पुलिसकर्मी की यात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बस का कंडक्टर महिला पुलिसकर्मी से टिकट के पैसे मांग रहा है, लेकिन महिला खुद को पुलिसकर्मी होने का हवाला देकर किराया देने से साफ मना कर रही है। कंडक्टर बस रोक देता है तो दूसरे यात्री भी महिला पुलिसकर्मी से टिकट के पैसे देने के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन वो खुद को स्टाफ बताकर पैसे देने से इनकार कर रही है। यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, वरना नीचे उतरना पड़ेगा। नहीं मिलेगा, या तो नीचे उतरो या किराया दो। अरे कुछ 10-20 कम दे दो। नहीं उतरूंगी। क्यों भाई? किराया लेगा। ये वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है और शनिवार को इसका असर ये हुआ कि हरियाणा से गुजरने वाली राजस्थान रोडवेज की कई बसों के चालान हरियाणा प्रशासन ने काटने शुरू कर दिए। जवाब में राजस्थान प्रशासन ने भी हरियाणा की बसों के चालान काट दिए। विदाउट लाइसेंस, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट ड्रेस, विदाउट स्टैंड सवारी उठाना, बदतमीजी करना, ठीक है जी, ये सब लगा दी मैंने। 2 स्टेट में बस वॉर देखते ही देखते इस कदर बढ़ गया कि हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज को आगे आकर सफाई देनी पड़ी। ये एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, और वो सेटल कर लिया गया। सरकार की दखल से ये मामला तो सुलझ गया, लेकिन एक सबक सिस्टम के लिए जरूर दे गया। गलत कौन है, सही कौन, इसका फैसला आप कीजिए। और शिमला में दिवाली से पहले ब्लैकआउट का खतरा हो गया है। कारण है कर्मचारियों की नाराजगी। सड़कों पर उमड़ा ये सैलाब, ये गुस्सा, ये विरोध हिमाचल की सुक्खू सरकार की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी और इंजीनियर्स ने सुक्खू सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। और सड़कों पर हो रहा ये प्रदर्शन बता रहा है कि अगर सरकार नहीं माने तो हिमाचल पर दिवाली से पहले ब्लैकआउट का खतरा मंडरा सकता है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कुमार हाउस में जो है कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरी लड़ाई बिजली बोर्ड में 51 इंजीनियर्स के पद खत्म करने और आउटसोर्स पर रखे गए 81 ड्राइवर्स की सेवा समाप्त करने को लेकर है, जिसे लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारी भड़के हुए हैं।
से जो आउटसोर्स का कर्मचारी है उसकी लड़ाई आखिर तक लड़ी जाएगी। अगर कर्मचारी को वापस नहीं लिया जाता, स्वाभाविक है उन लोगों को आंदोलन में आगे वो बढ़ेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। बिजली बोर्ड के कर्मचारी आर पार के मूड में हैं। अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो हिमाचल की राजधानी में दीपावली से पहले अंधेरा छा सकता है। हरियाणा के यमुनानगर में पटाखे का विवाद खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। चारों तरफ बिखरे हुए कांच के टुकड़े हैं, टूटे हुए गाड़ी के पार्ट्स हैं। पटाखे चलाने से शुरू हुआ विवाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कुछ लोग एक गाड़ी पर डंडे बरसा रहे हैं। ये पूरी घटना यमुनानगर के छोटे मॉडल टाउन की है, जहां शुक्रवार देर रात एक पक्ष के कुछ बच्चों ने गली में पटाखे फोड़े थे, जिसे लेकर बात इतनी बढ़ी कि मारपीट तक पहुंच गई और संजीव उत्पल इस घटना में बुरी तरह घायल हो गए, जिनका कहना है कि ये लोग आपराधिक किस्म के हैं। इनके ऊपर सारे मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले जितने भी हैं। आगे से इन्होंने खुली धमकी दी हमें, तुम्हारे से जो होता कर लो, हम किसी से डरते नहीं, थाने जाना पड़ेगा, 2 दिन 4 दिन महीना लगाएंगे थाने में, हमने परवाह नहीं है। इस मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेने के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया। इन पार्टियों का पहले महाराजा डब्बा जो जगाधरी है वहाँ पर भी झगड़ा हुआ था, उसके बाद ये दोनों पक्षों के यहाँ पर भी झगड़ा हुआ था। दोनों पार्टियाँ जो कंप्लेंट चौकी में देंगे उसके आधार पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की है। सीएम योगी ने पहली बार अगस्त के महीने में ये बयान यूपी के आगरा में दिया था। इसके बाद पीएम मोदी ने भी इसी तरह की बात कही। आरएसएस ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन विपक्ष को बयान से मिर्ची लगी हुई है। कटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री योगी का यह बयान ट्रेंडिंग है। आगरा में दिए बयान की गूंज पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में सुनाई दी और अब महाराष्ट्र में भी इसकी खूब चर्चा है। लेकिन योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने कुछ ऐसा कह दिया कि राजनीति में तूफान आ गया। लेकिन पहले वो सुनिए जो शिवपाल यादव ने कहा। थोड़ी दूर कटेगा और करेगा बाद में। अब शिवपाल के बयान के बाद बीजेपी कह रही है कि जो बयान सीएम योगी ने दिया उसका असर सही जगह पर हो रहा है। जो लोग जो है वो बटोगे तो कटोगे लेकर के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि तीर सही निशाने पे लग रहा है। बीजेपी को लगता है कि योगी का ये बयान समाजवादी पार्टी के पीडीए की सबसे बड़ी काट है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसका एक बड़ा लिटमस टेस्ट अब यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में होना है। और वायनाड उपचुनाव को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रियंका गांधी का वायनाड से नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। बीजेपी उम्मीदवार नाव्या हरिदास की तरफ से ये मांग रखी गई है। चुनाव आयोग से कहा है, हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। तो प्रियंका गांधी का वायनाड से नामांकन रद्द करने की मांग बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।